बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीएससी मैथमेटिक्स की बुक कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ एंड डॉक्टर मोहम्मद अमीन के पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 31 से आज की इस वीडियो का आगाज़ करेंगे और आज इंशाल्लाह ताला इस एक्सरसाइज को इख्तिताम पजीर कर देंगे। तो बहरहाल पहला क्वेश्चन आपके पास यानी क्वेश्चन नंबर 31 जो है उससे पहले स्टेटमेंट लिखी गई है कि फाइंड सुप्रीमम एंड इन्फीमम इफ़ दे एग्जिस्ट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट्स। प्रॉब्लम 31 से 34 यानी 31 से लेकर 34 तक आपने तमाम सेट्स की सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करनी है। तो चूंकि क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक तमाम सेट्स का आपसे कहा जा रहा है कि सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करना है आपने, तो सबसे पहले आपको सुप्रीमम और इन्फीमम का पता होना चाहिए। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम सुप्रीमम को समझते हैं कि इसके लिए अगर मैं कोई सेट ले लूँ, मिसाल के तौर पर ए में एक सेट ले रहा हूँ जिसके मेंबर मेरे पास 1 2 3 4 और 5 यानी नेचुरल नंबर्स का सेट है। जो नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से लेकर 5 तक, ये नेचुरल नंबर्स का मैंने सेट लिया जिसका नाम मैंने रख दिया है ए। अब इस सेट में राइट एंड पॉइंट और इससे आगे तमाम पॉइंट्स यानी राइट एंड पॉइंट और इससे आगे आने वाले तमाम पॉइंट्स हमारे पास अपर बाउंड कहलाते हैं। ठीक है, अब ये देखें इस सेट में राइट एंड पॉइंट हमारे पास क्या है, वो है 5 और इससे आगे आने वाले तमाम पॉइंट्स यानी 5 5.1 5.2 करते करते 6 7 और करते करते पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी 5 इस सेट का राइट एंड पॉइंट और इससे आगे आने वाले तमाम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नंबर्स ये हमारे पास अपर बाउंड कहलाते हैं, अपर बाउंड्स ऑफ सेट ए। यानी इस सेट के हमारे पास ये अपर बाउंड्स कहलाते हैं। तो अब देखें, चूंकि ये हमारे पास आ गए सारे के सारे अपर बाउंड्स, ठीक है, इस सेट ए के, अब इन अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा हमारे पास वो इस सेट ए का सुप्रीमम कहलाएगा। ठीक है, आम लोग क्या करते हैं, आम लोग आपको यही बताते हैं कि जो आपको सेट दिया हुआ है उस सेट का सबसे लास्ट एंड पॉइंट जिसको हम राइट एंड पॉइंट कहते हैं वो कहते हैं जी कि ये सुप्रीमम है, और सबसे पहला पॉइंट जिसको हम लेफ्ट एंड पॉइंट कहते हैं वो कहते हैं कि ये इन्फीमम है। लेकिन उससे पहले जो साइंस है कि अपर बाउंड्स निकालने के बाद सुप्रीमम और इन्फीमम का बताया जाता है वो आपको नहीं बताते। तो लिहाजा यही इसके पीछे एक मुकम्मल साइंस और थ्योरी है कि इस सेट के अपर बाउंड्स हमने सबसे पहले निकालने हैं। तो ये हमारे पास अपर बाउंड्स आ गए। अब इन अपर बाउंड्स में सबसे छोटा अपर बाउंड जो होगा वो आपके पास इस सेट का सुप्रीमम कहलाएगा। लिहाजा ये देखें, ये आपके पास अपर बाउंड्स हैं, सबसे छोटा अपर बाउंड आपके पास ए आ रहा है, तो लिहाजा इस सेट ए का सुप्रीमम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SUP ऑफ ए लिख सकते हैं वो हमारे पास है 5। तो ये था छोटा सा टॉपिक सुप्रीमम का कि आपने सबसे पहले सेट के अपर बाउंड्स निकालने हैं, और मैंने दोबारा बता देता हूं कि अपर बाउंड्स क्या होते हैं, इस सेट का लास्ट एंड पॉइंट जिसको हम राइट हैंड साइड का एंड पॉइंट भी कहते हैं, उस एंड पॉइंट को शामिल करना है और उससे आगे तमाम पॉइंट्स, उस एंड पॉइंट के आगे तमाम के तमाम पॉइंट्स उस एंड पॉइंट समेत वो हमारे पास अपर बाउंड्स कहलाते हैं इस सेट के। ठीक है, अब ये आपके पास अपर बाउंड्स आ गए। इन अपर बाउंड्स में सबसे छोटा अपर बाउंड जो होगा आपके पास वो आपका सुप्रीमम कहलाएगा इस सेट का। ठीक है, ये था आपके पास सुप्रीमम। अब हम समझते हैं कि हमारा इन्फीमम क्या होता है। तो इन्फीमम के लिए भी मैंने वही सेट आपके एग्जांपल के तौर पर सामने लिखा हुआ है। तो अब देखें, सुप्रीमम में हमने राइट एंड पॉइंट लिया था, इन्फीमम के लिए हम लेफ्ट एंड पॉइंट लेंगे। ठीक है, लेफ्ट एंड पॉइंट समेत इससे तमाम पिछली वैल्यूज़ वो हमारे पास इसकी कहलाएंगी लोअर बाउंड्स। ठीक है, उसका मुवाजना आप साथ साथ करते रहें कि राइट एंड पॉइंट था और उससे अगली तमाम वैल्यूज़ हमारे पास अपर बाउंड्स कहला रही थी इस सेट की। अब लेफ्ट एंड पॉइंट आया, इस समेत इससे पिछली तमाम की तमाम वैल्यूज़ हमारे पास, यानी वो क्या आएंगी, वो आएंगी माइनस। ठीक है, -0.9 करते करते -0.8, इसके बाद -2 -3 और ये माइनस इन्फिनिटी तक, ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हमारे पास आ रही हैं ये अब कहलाएंगी हमारे पास लोअर बाउंड्स ऑफ सेट ए। ठीक है, अब इन लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा लोअर बाउंड आपके पास इन्फीमम कहलाएगा इस सेट ए का। तो देखें, ये आपके पास सारी की सारी लोअर बाउंड्स हैं, इनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड आपके पास 1 आ रहा है, तो लिहाजा इस
सेट ए का इन्फीमम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में INF ऑफ ए कह सकते हैं, वो हमारे पास आ रहा है 1। तो ये था आपका सुप्रीमम और इन्फीमम का छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ लग चुका होगा। इसके बाद इंटरवल्स के लिहाज से देखते हैं कि इंटरवल्स का हम सुप्रीमम और इन्फीमम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने 2 इंटरवल्स लिखे हैं। ये आपका 2 से 5 तक का क्लोज्ड इंटरवल है और ये आपका ओपन इंटरवल है, जिसमें आपके 2 और 5 पॉइंट्स शामिल नहीं होंगे। तो अब मैं आपको कहूँ कि आप इन दोनों इंटरवल्स का मुझे सुप्रीमम भी निकाल के दें और इन्फीमम भी निकाल के दें, तो आप कैसे करेंगे? ये चूँकि आपका क्लोज इंटरवल है, तो इसमें 5 भी आपका शामिल है, 2 भी शामिल है, ठीक है? लिहाजा जब आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालेंगे, जो मैंने आपको पीछे समझा चुका हूँ, तो 5 भी आपका अपर बाउंड में आएगा और लोअर बाउंड में आपका 2 भी आ रहा होगा। लिहाजा 5 और 2 जो हैं, 5 इसका सुप्रीमम होगा और 2 इसका इन्फीमम होगा, ठीक है? लेकिन अगर ओपन इंटरवल को देखा जाए, तो ना 2 इसमें एंड पॉइंट आ रहा है और ना ही 5 इसमें एंड पॉइंट लिया जाता है, क्योंकि हमारा जो ओपन इंटरवल होता है, उसमें हमारे पास एंड पॉइंट्स शामिल नहीं होते। इनके दरमियान जितने नंबर हैं, वो शामिल होंगे और इनके इर्द गिर्द पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और नेगेटिव इन्फिनिटी तक ये तमाम नंबर शामिल होंगे, लेकिन एंड पॉइंट जो हैं शामिल नहीं होंगे। तो जब इसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं हैं, तो आप इसके अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स निकाल के सुप्रीमम और इन्फीमम का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो इसी पॉइंट को अब आपने समझना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 31 जो है, उसमें यही पॉइंट का इस्तेमाल हो रहा है कि आप ओपन इंटरवल के अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स निकाल के ही आपने सुप्रीमम और इन्फीमम निकालना है ना। तो अब ये 5 और 2 हमारा, ना तो 5 भी अपर बाउंड का हिस्सा होगा और ना ही 2 अपर बाउंड का हिस्सा होगा, तो इसके सुप्रीमम और इन्फीमम कैसे निकलेंगे, यही आपने समझना है। तो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने आपके सामने नंबर लाइन ड्रॉ की है, जिसपे मैंने 2 से लेकर 5 तक, यानी यही है ना हमारा ओपन इंटरवल 2 से 5, तो वो हमने 2 से लेकर 5 तक नंबरों को प्लॉट किया है। अब देखें कि अगर मैं आपको मिसाल दूं, लिमिट x अप्रोच टू 5, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब देखें, यहाँ से कहा जा रहा है कि x जो है 5 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है? वो आपको पता है, आप एफएससी में पढ़ के आ चुके हैं कि F5 को, जो x है, वो 5 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता है और राइट साइड से भी कर सकता है, ठीक है? लेकिन समझाने का पॉइंट ये है कि x जो है वो 5 को अप्रोच कर रहा है, यानी 5 की इंतहाई ज़्यादा करीब वैल्यूज़ दे रहा है, लेकिन 5 पर मुकम्मल नहीं आ रहा। 5 की इंतहाई ज़्यादा करीब वैल्यू का क्या मतलब है? अगर हम लेफ्ट साइड से देखें, तो इंतहाई ज़्यादा करीब वैल्यू ये हो सकती है ना, 4.99999। इसका मतलब है कि x जो है वो 4.99999 समथिंग आगे चलते जाएं, इतनी ज़्यादा करीब वैल्यू दे रहा है 5 की, लेकिन 5 पर मुकम्मल नहीं आ रहा। यही हमारे पास अप्रोचमेंट का मतलब होता है। अब इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर इसके अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स को देखेंगे कि हमारे पास इसके अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स क्या निकलते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि हमारे पास ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स शामिल नहीं होते, लेकिन इनके दरमियान वाले और इर्द गिर्द की वैल्यूज शामिल होती हैं। तो दरमियान वाली वैल्यू में देखिए, हमारे पास आ रहा है 3, 4। अगर मैं 4 से इंतहाई ज़्यादा करीब 5 के जाऊं, तो मेरे पास क्या वैल्यूज आती हैं? 4.999 समथिंग आगे चलती जाएंगी, ठीक है? अब देखें, 5 चूंकि शामिल नहीं है, तो अगली वैल्यू देखें आप। अगली वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी 5.1। ये मैं क्या ले रहा हूँ? ये मैं इसके अपर बाउंड्स ले रहा हूँ। अपर बाउंड्स मैंने क्या बताया था कि राइट हैंड साइड के एंड पॉइंट की जो वैल्यूज होती हैं वो, और उससे अगली तमाम वैल्यूज। अब देखिए, मेरे पास राइट हैंड साइड में 5, तो क्योंकि वो ओपन इंटरवल है तो वो शामिल नहीं होगा, लिहाजा 5 के इंतहाई करीब वैल्यू और 5 से आगे तमाम वैल्यू 5.1, 5.2 करते करते पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये मैंने सारी ले ली हैं, ठीक है? अब ये आपके पास जो आ रही है, ये आ रही है 4.9999 और चली जा रही है। इसको अगर हम देखें, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 5 के बराबर होती है, ठीक है? तो लिहाजा अप्रोक्सीमेटली 5 के बराबर है, तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि हमारा जो अपर बाउंड आ रहा है वो 5 लाजमी आ रहा है, ठीक है? तो अब इन अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा अपर बाउंड हमारे पास होगा, वो मेरे पास चूंकि 5 ही है ना, सबसे छोटा अपर बाउंड, तो सबसे छोटे अपर बाउंड को हम क्या कहते हैं? सुप्रीमम कहते हैं। तो इस ओपन इंटरवल का हमारे पास जो, चलें इसका नाम दे दें x, तो इस सुप्रीमम ऑफ x, यानी इस ओपन इंटरवल का सुप्रीमम ऑफ x हमारे पास वो होगा 5,
ठीक है। अब आप कहेंगे कि 5 तो ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट था ही नहीं, तो ये इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी है कि बेशक 5 हमारा ओपन इंटरवल का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि 5 के जो दरमियान में वैल्यू पड़ी है 2 और 5 के, उसमें जो 4 है वो 5 को इंतहाई ज़्यादा करीब से अप्रोच कर रहा है, यानी 4.9999, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिख सकते हैं। इसी लिहाज से हमने इसका अपर बाउंड निकाला, अपर बाउंड्स निकाले, और सबसे छोटा जो अपर बाउंड था वो हमारा सुप्रीमम ऑफ एक्स यानी इस इंटरवल का सुप्रीमम निकल आया है। इसी तरह आप 2 को देखेंगे। अब 2 जो है वो हमारा इस इंटरवल का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके जो आप लोअर बाउंड्स निकालेंगे तो वो हमारे पास जो निकलेंगे वो आ रहे होंगे ये 3 से, यहाँ पर वो आ रहा होगा 2.1111, यानी इसको अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ राइट साइड से देखूँ तो वो आ रहा होगा 1.999999। तो ये हमारे पास 1.99 आ रहा है, लिहाजा इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 लिखा जा रहा है। इसी बिना पर मैं इसका इन्फीमम करार दूंगा 2 को। ठीक है, बेशक 2 हमारा इसका हिस्सा नहीं है इस इंटरवल का, लेकिन चूंकि हमारे पास ये वैल्यूज़ इंतहाई करीब वैल्यूज़ आ रही हैं और वो इस इंटरवल का हिस्सा हैं, तो उन वैल्यूज़ को अप्रोक्सीमेटली करार देने से मैं उसको इन्फीमम और सुप्रीमम ले सकता हूं। तो यही पॉइंट आपने क्वेश्चन नंबर 31 में भी समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि ये आपको सेट दिया हुआ है, उसमें कहा जा रहा है -1 की पावर n मल्टीप्लाई 1 - 1 ओवर n, और आगे आपको n की वैल्यूज दी गई हैं 1 2 3 सो ऑन, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो नहायत आसान सा क्वेश्चन है। देखें, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो n की वैल्यूज दी गई हैं इनको बारी बारी इस सेट में पुट करेंगे जहाँ जहाँ n आ रहा होगा। ठीक है, और बारी बारी वैल्यूज पुट करने से देखेंगे कि हमारे पास ये सेट क्या आंसर देता है। तो सबसे पहले n = 1 पुट करते हैं। n = 1, तो देखें n = 1 के लिए जहाँ जहाँ इस सेट में n आ रहा है वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 1 - 1 ओवर 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह आप n = 2 पुट करें, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दें, तो ये आपके पास आंसर देगा 1/2, और अगर मैं 1/2 को डेसिमल में लिखना चाहूँ तो वो मेरे पास बनता है 0.5। तो लिहाजा ये देखें, बिल्कुल इसी तरह 3 को पुट करने से मेरे पास आंसर आएगा -2/3। ठीक है, और इसको मैं अगर डेसिमल में लिखना चाहूँ तो वो मेरे पास बनता है -0.7। इसी तरह 4 को जब मैं इस सेट में पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3/4, और उसको अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूँ तो मेरे पास बनता है 0.75। इसी तरह 5 को पुट करूँगा तो आएगा मेरे पास आंसर -4/5, और उसका डेसिमल आप देखें वो बनता है -0.8। इसी तरह 6 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 5/6, तो उसका डेसिमल बनता है 0.8। क्यों ये मैंने इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ ली हैं, क्योंकि ये मेरे पास जो n की वैल्यूज़ दी गई थी ये 1 2 3 से सो ऑन दी गई थी। ठीक है, लिहाजा मैंने ये सारी की सारी वैल्यूज़ ले ली। अब ये जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं इनको आप तरतीब में एक सेट लिखें, तो लेट कर लें, ये चलें लेट कर लें यहाँ पे कि ये हमारे पास था a, तो लिहाजा अगर मैं सेट a की जो वैल्यूज़ आई हैं इनको तरतीब से लिखना चाहूँ तो तरतीब के लिए देखें, सबसे पहले 0 आ रहा है तो 0 आप दरमियान में ले लें, पॉजिटिव वैल्यू तरतीब से या आगे लिखें, नेगेटिव वैल्यू तरतीब से या पीछे लिखें, तो ये आपके पास बन जाएगा। सबसे 0 आ रहा है, इससे बड़ी आपके पास वैल्यू आएगी 3/4। देखें ना, 3/4 आपके पास ये है 0.75। डेसिमल में इसलिए लिखी है ताकि आप इसको तरतीब से प्लॉट करवा सकें। तो इसके बाद आपके पास आएगा 1/2। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद 1/2 ही बड़ी वैल्यू है, और 1/2 से बड़ी वैल्यू जो आपके पास है वो है 5/6। इसी तरह हम नेगेटिव वैल्यूज़ देंगे, 0 से छोटी नेगेटिव वैल्यू आपके पास आ रही है -2/3, -2/3 से छोटी आपके पास आ रही है -4/5, और ये देखें ये 0 से आगे ऑनवर्ड पॉजिटिव साइड पर भी कैरी ऑन है और नेगेटिव साइड पर भी कैरी ऑन है। ठीक है, लिहाजा ये आपके पास तरतीब से सेट मैंने लिख दिया है। अब जो मैंने आपसे कहा था कि हमने इसका सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करना है, उसके लिए आप देखें कि अगर मैं इन ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो ये मेरे पास कुछ यूँ बनेगी, 0 से अपवर्ड लिख रहा हूँ। 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.75। इसी तरह 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5। 5/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.8। इससे अगली जितनी भी वैल्यूज़ मेरे पास आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी 0.9, उससे अगली 0.99, उससे अगली 0.9999। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये फ्रैक्शन बन रही है वो ये बन रही है कि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से 1 दर्जे छोटा है।
ठीक है। लिहाजा एक दर्जे छोटा होने की वजह से आप जो मर्जी फ्रैक्शन ले लें वो 1 कभी भी नहीं आ सकती, 1 को अप्रोच करेगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 0.999999 आएगी। तो जो बात मैंने आपको पीछे ओपन इंटरवल के सुप्रीमम और इन्फीमम के लिए बताई थी कि ये आपके पास वैल्यू 0.999 और ये अभी भी कैरी ऑन है, 100 ऑन चलती जा रही है, लिहाजा हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 कह सकते हैं। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली इसको हम 1 कह सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 कहने की वजह से ये हमारे पास अपर बाउंड का हिस्सा होगी और सबसे छोटा अपर बाउंड भी यही होगी। ठीक है, लिहाजा इसका सुप्रीमम सेट ए का सुप्रीमम हमारे पास क्या आएगा, वो 1 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह अब आप देखें कि जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो भी आपके पास, ये अगर इसको देखा जाए -2/3 को तो वो आ रही है -0.7, -4/5 को देखा जाए तो वो आ रही है -0.8, इससे अगली वैल्यू जो होगी वो होगी -0.9, उससे अगली जो होगी वो होगी -0.999, उससे अगली जो होगी वो होगी -0.999999। लिहाजा अब माइनस की बारी भी जो वैल्यूज हैं वो भी मेरे पास 0.99999 चलती जा रही है, क्योंकि माइनस में भी आपके पास जो फ्रैक्शन बन रहा है वो न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से एक दर्जे छोटा है, तो वो 1 कभी भी इक्वल नहीं आ सकता। इसी तरह अप्रोचमेंट हो सकती है, लिहाजा उसको भी हम जब अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो वो मेरे पास -1 लिखा जाएगा। तो वही जो पीछे कॉन्सेप्ट दिया था आपको, उस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम लोअर बाउंड में -1 को शामिल करेंगे, और -1 चूंकि हमारा सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा तो इस लिहाज से हम इस सेट का इन्फीमम -1 करार देंगे। तो यूं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 31 का जो सेट दिया हुआ है उसका सुप्रीमम आ जाएगा 1 और इन्फीमम आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 31 मुकम्मल खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की जानिब। अच्छा, तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 32, आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि अब आपने सुप्रीमम और इन्फीमम निकालना है द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का। ठीक है, अच्छा, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आपके पास देखें क्या होंगे, लेट कर लेते हैं कि आपके पास सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाएंगे। यही आपके पास होते हैं ना नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है, वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव हों। तो 0 हमारा इंटीजर है और इसके आगे 0 से आगे तमाम पॉजिटिव वैल्यूज वो हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी। ठीक है, तो ये आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब ये आपने सेट बना लिया है, इस सेट का आपने सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करना है। तो उसके लिए देखें कि इसका इन्फीमम क्या होगा, वो जाहिर सी बात है कि 0 जो होगा वो इसका इन्फीमम होगा। क्यों, क्योंकि आप जब इसके लोअर बाउंड्स निकालेंगे तो सबसे जो बड़ा लोअर बाउंड होगा वो आपका 0 होगा, लिहाजा इन्फीमम जो आपका आएगा वो आएगा 0। तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, अब देखें, सुप्रीमम के लिए मैंने आपको कहा था कि आपका जो सेट का राइट एंड पॉइंट होगा ना वो आपका सुप्रीमम होगा। अब यहाँ पे कोई राइट एंड पॉइंट आ रहा है, ये राइट एंड पॉइंट से आपको कहा जा रहा है कि जो वैल्यूज हैं इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो यहां से ये पता चला कि आपकी जो वैल्यूज हैं राइट साइड से वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रही हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अप्रोचिंग हो रही है इसकी। तो यहां से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा राइट एंड पॉइंट क्या होगा, ठीक है ना, नहीं पता चल रहा ना कि हमारे पास राइट एंड पॉइंट क्या है। तो जब हमें राइट एंड पॉइंट का नहीं पता चलेगा तो हम अपर बाउंड्स कैसे निकालेंगे, जब अपर बाउंड्स नहीं निकलेंगे तो सुप्रीमम कैसे फाइंड कर सकेंगे। लिहाजा यहाँ पे आप लिख दें कि सुप्रीमम ऑफ ए, यानी इस सेट का जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमें राइट एंड पॉइंट का ही नहीं पता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 32 की भी समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 33 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसमें आपको जो सेट दिया हुआ है ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन में दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि पिछले क्वेश्चन में, पिछली वीडियो में, कि सेट्स को लिखने की आपकी 3 नोटेशंस हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है। सबसे पहले इसको इंटरवल में लिखते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, तो मैं इसको इंटरवल में लिख रहा हूँ। देखें क्या कहा जा रहा है कि ये जो सेट है ये एक्स बिलोंग कर रहे हैं तमाम रियल नंबर से, और उसके बाद कहा जा रहा है कि एक्स जो है वो राइट साइड से यानी 3 की तरफ से क्लोज्ड है। ये देखें ना, एक्स बराबर आ रहा है यानी क्लोज्ड है, और लेफ्ट साइड से यानी 0 की तरफ से ओपन है। ये आपके पास हाफ क्लोज इंटरवल बन रहा है। अब देखें, इस हाफ क्लोज इंटरवल में जो 3 है
वो चूंकि क्लोज इंटरवल का हिस्सा है लिहाजा 3 इसका इस इंटरवल में एंड पॉइंट के तौर पर शामिल होगा। जब 3 एंड पॉइंट के तौर पर शामिल होगा तो लाजमी सी बात है जब आप अपर बाउंड्स लेंगे तो उसमें 3 भी आएगा, ठीक है। और जब आप अपर बाउंड में 3 ले रहे हैं तो सबसे छोटा अपर बाउंड जब आप इसको देखेंगे तो वो भी 3 आ रहा होगा, लिहाजा सबसे छोटे अपर बाउंड को हम कहते हैं सुप्रीमम। तो यूं हमने सुप्रीमम ऑफ ए निकाल लिया 3। अब बात करते हैं इस ओपन इंटरवल वाली साइड की। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको शुरू में समझाया था, उसमें देखें कि ओपन इंटरवल है, 0 यहाँ पे आपका इंटरवल का हिस्सा नहीं होगा, लिहाजा सबसे करीब तरीन वैल्यू को जब आप अप्रोच करवाएंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 के ही बराबर आएगी, ठीक है। तो जब अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो जब आप इसके लोअर बाउंड्स लेंगे तो 0 भी लाजमी सी बात है, जब अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर आ रही है तो वो भी शामिल होगी। तो जब आप सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे लोअर बाउंड में से तो वो आपका 0 भी शामिल होगा उसमें, बल्कि 0 ही होगा यानी। तो लोअर बाउंड की सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है? इन्फीमम कहलाती है। तो यूं आपका इन्फीमम ऑफ ए निकल आएगा 0, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 33 जिसका सुप्रीमम और इन्फीमम निकाला जा चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की जानिब। अब आपको क्वेश्चन नंबर 34 भी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। उसमें कहा जा रहा है द सेट बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आगे आपको इनइक्वालिटी दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो ये बिल्कुल जैसे हमने पीछे इनइक्वालिटी को सॉल्व किया था उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने इनइक्वालिटी को ज़रा वाजे करके लिख दिया है। अब देखें क्या करते थे, सबसे पहले इनइक्वालिटी को आप एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करते थे। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी इस इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम करवाते हैं फैक्टराइज। तो इस इक्वेशन की जो आपके पास फैक्टराइजेशन होगी वो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, लिहाजा इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास ये हो गई, ठीक है। और यूँ आपके पास जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे x माइनस 3 और x प्लस 3। फैक्टराइजेशन तो आसान है, उम्मीद है आपको आती होगी। यहाँ से आपके इनको पहले सबसे पहले 0 के इक्वल रखेंगे। तो पहला फैक्टर x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रख लिया और x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रख लिया। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई माइनस 1। यूँ आपके पास एक x की वैल्यू आ रही है 3 और दूसरी x की वैल्यू आ रही है माइनस 1। उसके बाद हम क्या करते थे, जब हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाती थी तो हम उन वैल्यूज़ को नंबर लाइन पर प्लॉट करवाते थे, ठीक है। तो ये सवाल चूंकि मैंने बहुत डिटेल से समझा दी हुई हैं, अगर किसी बच्चे ने समझे नहीं हैं तो मेरी जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना के रखी हुई है, उसमें जाके देख लें, मेरे चैनल का विजिट करके, वहाँ पे ये सवाल आपको यानी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। तो अब क्या करते थे, उसके बाद x की वैल्यूज़ को हमने नंबर लाइन पर प्लॉट किया। नंबर लाइन पर प्लॉट करने के बाद हम क्या करते थे कि उनके इंटरवल्स बनाते थे। सबसे पहला इंटरवल आपके पास बन रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 का, तो वो मैंने ये बना लिया। और याद रहे कि ओपन इंटरवल बनाने हैं, क्लोज नहीं बनाने हैं। दूसरा इंटरवल आपके पास बनता था -1 से 3, वो ये बन गया। और तीसरा इंटरवल आपके पास बनता था 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो वो ये बन गया, ठीक है। अब ये देखें, सबसे पहला इंटरवल हमने उठाया माइनस इन्फिनिटी से -1। क्या करते थे, इनके दरमियान से कोई वैल्यू उठानी थी, उसको इस गिवन इनइक्वालिटी में पुट करते, जिसका नाम है हमने रख दिया 1। इसमें पुट करेंगे और देखेंगे क्या कंडीशन हमारे पास दुरुस्त आ रही है कि नहीं आ रही। लिहाजा चलें इसके दरमियान से हम क्या ले लेते हैं, इसके दरमियान से हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू -2, क्योंकि -2 इनके -1 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान आ रहा है। ये -2 ले लिया, इसको इस गिवन इनइक्वालिटी में पुट करते हैं तो ये देखें, ये आपके पास बन जाएगा -2 का स्क्वायर -2 यानी जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ -2 पुट कर दें। जब आप इसको मुकम्मल सिंप्लीफाई करवाएंगे तो ये आपके पास आंसर देगा 5 इज लेस देन 0। क्या 5 वाकई लेस देन 0 होता है? क्या 5 वाकई 0 से छोटा होता है? नहीं जी, 5 0 से बड़ा होता है, लिहाजा ये फॉल्स कंडीशन दे रहा है। फॉल्स कंडीशन देने की वजह से ये वाला इंटरवल हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। अब इस दूसरे इंटरवल को चेक करते हैं कि क्या ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा है कि नहीं है। तो ये देखें, दूसरा इंटरवल था, ये मैंने बिल्कुल यहाँ लिख दिया। अब इसके दरमियान से भी कोई एक वैल्यू उठाते हैं। अब देखें, -1 और 3 के दरमियान 1 आ रहा है, 1 हमने ले लिया, इसको इस गिवन इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। तो ये आपके पास जहाँ जहाँ 1 x आ रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा आपका कुछ यूँ। अब इस वाली साइड को जब आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो ये आपके पास आंसर देगा -4 इज लेस देन 0। क्या ये कंडीशन ट्रू आई है कि -4 0 से छोटा होता है? तो जी हाँ जी, ये -4 0 से छोटा होता है, ये कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू कंडीशन की बिना पर ये वाला इंटरवल हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब इस लास्ट इंटरवल को देखते हैं कि क्या ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा है कि नहीं है।
तो लास्ट इंटरवल आपके पास है 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसके दरमियान से भी कोई वैल्यू उठा लेते हैं। तो 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान कई वैल्यूज आ रही हैं, चलें 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको इस गिवन इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, तो ये जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ 4 पुट कर दें, तो ये आपके पास कुछ यूँ कंडीशन बन जाएगी। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को जब आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो ये आपके पास आंसर देगी 5 इज़ लेस देन 0। क्या 5 वाकई 0 से छोटा होता है? नहीं, 5 0 से छोटा नहीं होता, लिहाजा ये फॉल्स कंडीशन दे रहा है। फॉल्स कंडीशन की वजह से ये वाला इंटरवल हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। तो यूँ देखें आपके पहला वाला इंटरवल भी हमारा हिस्सा नहीं था फॉल्स कंडीशन की वजह से, आखिरी वाला भी नहीं था, दरमियान वाला इंटरवल हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा था। लिहाजा अब इस इंटरवल से हम, चूंकि हमारा ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा था, हम क्या फाइंड करेंगे? सुप्रीमम और इन्फीमम। तो लिहाजा देखें इस सेट को नाम दिया गया था बी का, तो इस इंटरवल को भी बी का नाम दे देते हैं। अब देखें क्या निकलेगा इसका सुप्रीमम, क्योंकि देखें ये आपका ओपन इंटरवल है, तो वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होगा जो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। लिहाजा 3 जो होगा, चूंकि 3 ओपन इंटरवल का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी करीब तरीन जो वैल्यू थी वो थी 2.99999। ये अब अगर इसको अप्रोक्सीमेट लिखें तो वो 3 ही होगी। तो 3 अब आपका अपर बाउंड का हिस्सा होगा, लिहाजा सबसे छोटा अपर बाउंड जब आप निकालेंगे तो वो आपका सुप्रीमम होगा। तो लिहाजा सबसे छोटा अपर बाउंड आपके पास 3 ही आ रहा होगा, तो यूँ आपके पास सुप्रीमम आ जाएगा 3, ठीक है। ये हमने इसका सुप्रीमम निकाल लिया। अब इन्फीमम में भी यही काम करेंगे, सबसे करीब तरीन वैल्यू आपके पास जो आ रही होगी वो आपके पास -1 को ही अप्रोच कर रही होगी, ठीक है। तो -1 जो होगा वो आपका लोअर बाउंड में सबसे बड़ा नंबर होगा, तो लोअर बाउंड का सबसे बड़ा नंबर हमारे पास इन्फीमम कहलाता है। तो यूं इस सेट का, इस इंटरवल का इन्फीमम आपके पास निकलेगा -1। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 34 भी आपको मुकम्मल समझ आया होगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है, इसमें मेजर कॉन्सेप्ट समझाने का था सुप्रीमम और इन्फीमम, वो आपको समझ लगा होगा। सुप्रीमम और इन्फीमम तो आसान ही था, लेकिन इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट था वो था ओपन इंटरवल को समझने वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो मैंने आपको वजाहत से समझाया है, आपको समझ आया होगा। बाज़ लोग क्या करते हैं कि आपको जो भी सेट दिया होता है ना, मिसाल के तौर पर ये कोई भी सेट दिया, चलें ये तो क्लोज है ना, ओपन भी ले लेते हैं, 1 2 इसका 1 2 इसी का। वो क्या समझाते हैं? वो कहते हैं 2 जो है लास्ट एंड पॉइंट है, ये आपके पास सुप्रीमम है, 1 जो है ये आपके पास लेफ्ट एंड पॉइंट है, ये आपके पास इन्फीमम है। बात उनकी दुरुस्त होती है, लेकिन जब ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो ओपन इंटरवल में तो 1 और 2 हिस्सा ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो इसको भी इसी तरह समझा देते हैं कि 2 आपका लास्ट इंटरवल है, वो क्या नाम है, सुप्रीमम है, और 1 आपका वो लेफ्ट इंटरवल है, सॉरी एंट्री है, टर्म है, वो आपका इन्फीमम है। तो बच्चे उनसे जब सवाल करते हैं कि सर ओपन इंटरवल में आपके जो ये पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स, वो तो शामिल नहीं होते, तो फिर वो इसका जवाब नहीं दे पाते, ठीक है। तो बहरहाल मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि हमने इसकी मुकम्मल वजाहत से आपको समझाया है, तो उम्मीद है आपको इसकी मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब आपके सामने आपको क्वेश्चन नंबर 35 नजर आ रहा है। उससे पहले एक लाइन लिखी गई है, उसमें कहा गया है स्केच द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशंस, ऑल्सो डिटरमाइन विच वन इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अच्छा, यहाँ 35 से लेकर 38 तक आपने इनके ग्राफ बनाने हैं, और कह रहा है आखिर पे कि आपने बताना है कि कौन सा ग्राफ फंक्शन का हिस्सा है, यानी कौन सा ग्राफ फंक्शन को शो कर रहा है और कौन सा ग्राफ फंक्शन को शो नहीं कर रहा। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्राफ, यानी जितने भी आपको फंक्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो ग्राफ बनेगा वो फंक्शन होगा और कौन सा ग्राफ फंक्शन का हिस्सा नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी फंक्शन दिए गए हैं उसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से जो स्टेटमेंट दी गई हैं ये कौन फंक्शन है और कौन नहीं है। इसके लिए आपके पास एक टेस्ट आता है, उसको कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी ग्राफ बनाना, मिसाल के तौर पर ये एक मैंने कार्टेशियन प्लेन खींचा है, इसमें अगर आपके पास कोई इस तरह का ग्राफ बनाओ, ठीक है, ठीक है, इस तरह का, जब आप इस ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री की लाइन, अगर तो वो लाइन उस ग्राफ को 2 पॉइंट्स या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स में कट कर रही हो, तो ये ग्राफ जिस फंक्शन से आपने बनाया था या जिस स्टेटमेंट से आपने बनाया था वो स्टेटमेंट आपके पास फंक्शन नहीं होगी, ठीक है। अगर तो 2 या 2 से ज़्यादा कट हो रहे हैं, देखें ना यहाँ पे 2 कट हो रहे हैं, 2 पॉइंट्स में कट कर रही है ये स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ को, लिहाजा ये ग्राफ आपके पास जिस स्टेटमेंट से बना होगा वो स्टेटमेंट आपके पास फंक्शन नहीं होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनाओ, कुछ भी इस तरह का ग्राफ बनाओ, ठीक है, ये वाला ग्राफ बनाओ, तो अब देखें कि यहाँ भी अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ
स्ट्रेट डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो यहाँ पर अब आपके पास 1 2 3 यानी ग्राफ को ये स्ट्रेट लाइन 3 पॉइंट्स में तकसीम कर रही है। लिहाजा ये ग्राफ आपने जिस स्टेटमेंट से बनाया था वो स्टेटमेंट आपके पास फंक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस तरह का अगर कोई ग्राफ हो जो स्ट्रेट लाइन बन रहा हो, ठीक है, अब मैं इस ग्राफ को जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है इसको मैं अगर डॉटेड लाइन से काटूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट कटिंग का आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ जब उस पर स्ट्रेट लाइन टेस्ट अप्लाई करवाएं और एक ही पॉइंट आ रहा हो उस ग्राफ पे, तो इसका मतलब वो ग्राफ जिस स्टेटमेंट से लिया गया है, जिस स्टेटमेंट से बना है, वो स्टेटमेंट हमारे पास फंक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा टेस्ट था, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब इन ग्राफ्स को हम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ग्राफ इस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की वजह से फंक्शन दे रहा है और कौन सा फंक्शन नहीं दे रहा। तो ये स्टेटमेंट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 की, क्या है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, इसमें देखें अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करवाना चाहूँ तो y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों जानिब मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो स्क्वायर रूट लेने से मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास y की मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करते थे जब हमने ग्राफ लास्ट टाइम ड्रॉ किए थे कि हम एंट्रीज लेते थे x और y। अब हमें कोई हदूद नहीं दी हुई, किसी किस्म की कोई शर्त नहीं बयान की जा रही कि आपके पास x ये नहीं होना चाहिए, x वो नहीं होना चाहिए, लिहाजा आप x जो मर्ज़ी ले सकते हैं, ठीक है। तो अपने से ले लें 0 1 2 3 4, ये मैंने वैल्यूज़ ले ली हैं। आप अपने से कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। अब आप देखें कि जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू भी आपके पास 0 ही आएगी, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, इस इक्वेशन में नाम दे दिया मैंने 1 का, तो x की वैल्यू 1 पुट करने से आपके पास y की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी +1 और दूसरी आएगी -1। बिल्कुल इसी तरह जब आप 2x की जगह पुट करेंगे तो आपके पास y का जो आंसर आएगा वो आएगा ±1.4, ठीक है। कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, ±1.4 ही आएगा। 3 पुट करने से आपके पास आंसर आएगा ±1.7 और 4 पुट करने से आपके पास आंसर आएगा +-2। तो ये मैंने एंट्रीज़ ले ली हैं। अब इन एंट्रीज़ से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा। तो ये देखें आपके सामने, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एंट्रीज़ को एक साइड पर लिख दिया है और ये ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि एंट्रीज़ आपके पास, उस एंट्रीज़ में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उतनी ही आप ग्राफ में डिविजन्स किया करें, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर है। अब आप देखें क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, 0 पे 0 ही था, ठीक है। तो इस गलती को ज़रा नोट कर लें। अच्छा देखें कि 0 पे आपका 0 आना चाहिए, तो 0 पे 0 यानी ओरिजिन पे ही आपने पहला पॉइंट नोट कर लिया। दूसरा क्या है कि 1 पे आपका +1 आ रहा है और 1 पे ही आपका -1 आ रहा है। तो x एक्सिस आपका 1 ये है, उस पे +1 भी आपने प्लॉट करना है और -1 भी आपने प्लॉट करना है। ये आपने 2 नंबर लगा लिए। इसके बाद x आपका 2 ये रहा, उस पे आपने +1.4। अब देखें ना 1.4 क्या होगा, 1 से बड़ी वैल्यू होगी ना 2 के छोटी, तो 1.4 करते करते कम से कम यहाँ पे अंदाज़ा करके इसको प्लॉट करते हैं। 1.4 पॉजिटिव में भी करना है और माइनस में भी। यहाँ पर देखें ना -1 से छोटी होगी तो वो यहाँ पे कहीं पे प्लॉट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब 3 पे 1.7 जो होगा वो 1.4 से भी बड़ी वैल्यू है, वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी। और 3 पे -1.7 भी आ रहा था, वो 1.7 जो है माइनस का, वो -1.4 से भी छोटी होगी, लिहाजा वो यहाँ पे कहीं पे प्लॉट हो जाएगी। इसी तरह देखेंगे 4 पे +2 भी हमने प्लॉट करना है, तो +2 मेरे पास यहाँ पे कहीं पे आ रहा है और 4 पे -2 भी प्लॉट करना है, तो -2 मेरे पास 4 पे यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ठीक है। अब आप इन पॉइंट्स को मिला दें तो ये आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, इस तरह का, ठीक है। ये आपके पास इस तरह का ग्राफ बन गया। अब आप इसका स्ट्रेट लाइन टेस्ट लें। स्ट्रेट लाइन जब भी आप ड्रॉ करेंगे वो आप डॉटेड लाइन ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
तो ये आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखें कि ये स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रॉ किया बिल्कुल 90 डिग्री की एंगल से, वो इस ग्राफ को एक तो इस पॉइंट पे कटिंग कर रही है, ठीक है, मैंने इसको ज़रा गहरा कर दिया है, और दूसरी इस पॉइंट पे कटिंग कर रही है, यानी 2 पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं। जब इस स्ट्रेट लाइन को मैंने ग्राफ पे ड्रॉ किया तो 2 पॉइंट्स आ गए हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जब आपके पास ग्राफ जो आप बनाएँगे, अगर तो आपकी स्ट्रेट लाइन उसको 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स में कट कर देगी, लिहाजा जो ग्राफ आपने जिस स्टेटमेंट से बनाया होगा वो स्टेटमेंट हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दें इट्स नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 35 की भी मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की जानिब। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36। इसकी स्टेटमेंट आपको दी गई है कि मॉडुलस x इज इक्वल टू मॉडुलस y, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दी गई है। अब मैंने आपको इस एक्सरसाइज के शुरू में ही बताया था कि जब आप मॉडुलस को ख़त्म करेंगे ना, एब्सोल्यूट वैल्यू को जब आप ख़त्म करेंगे तो किसी एक साइड पर इक्वेशन में प्लस माइनस को अप्लाई करवा दें। लिहाजा जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करेंगे तो किसी एक साइड पर प्लस माइनस अप्लाई करवा दें तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये आपके पास अब एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ रही है। इस इक्वेशन की मदद से आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ यानी एंट्रीज़ निकालें, एक्स और वाई की। अब आप देखें कि यहाँ भी आपको कोई हदबंदी नहीं दी गई कि आपने एक्स की फ़लाँ वैल्यूज़ ही लेनी है। लिहाजा आप एक्स की या वाई की आपकी जो मर्ज़ी वो वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने देखें, आपको नज़र आ रहा है कि मैंने ये वैल्यूज़ ली हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी वैल्यूज़ ले लें। ये मैंने वैल्यू ली हैं। तो ये आपके पास पहली वैल्यू ली हुई है 0, दूसरी -1, फिर +1, -2, +2, फिर -3, +3, ठीक है। अब आप इसके मदद से ग्राफ ड्रॉ करें। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ज़ाहिर सी बात है वाई की वैल्यू लेनी चाहिए। तो इन वैल्यूज़ को आप एक्स की वैल्यूज़ को बारी-बारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यूज़ आती जाएंगी। जब 0 पुट करेंगे तो 0 चूँकि वाई में जब इसकी जगह आएगा तो 0 ही हो जाएगा। लिहाजा एक्स की वैल्यू 0 पुट करने से वाई की वैल्यू हमारे पास 0 ही आएगी। जब -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करने से आपके पास एक्स जो वैल्यू एक्स की जो वैल्यू -1 जब आप पुट करेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू जो आ रही होगी वो +-1 आएगी। इसी तरह 1 पुट करने से आपके पास y की वैल्यू वो भी +-1 आएगी। -2 पुट करने से आपके पास y की वैल्यू +-2 आएगी। इसी तरह 2 पुट करने से +-2 आएगी। -3 पुट करने से +-3 आएगी और 3 पुट करने से +-3 ही आ रही होगी। तो बहरहाल ये आपने एक एंट्रीज़ बना ली ग्राफ के लिए। अब इन एंट्रीज़ की मदद से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या ये वाला ग्राफ क्या ये वाली कंडीशन फंक्शन होगी कि नहीं होगी। तो ये देखें मैंने आपके सामने कार्टेशियन प्लेन बना लिया ग्राफ के लिए और एंट्रीज़ भी मैंने साइड पे करके लिख दी हैं। अब सबसे पहले देखें कि आपसे कहा जा रहा है कि एक्स 0 पे वाई 0 को प्लॉट करना है। यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक्स भी 0 हो और वाई भी। तो ये आपने हमेशा बात याद रखनी है कि ओरिजिन ही ग्राफ का ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर दिया। उसके बाद कह रहा है एक्स की वैल्यू 1 पे आपने y की वैल्यू +1 को और y की वैल्यू -1 को प्लॉट करना है। तो ये x की वैल्यू +1 है, इस पे y की वैल्यू +1 ये प्लॉट कर दी और y की वैल्यू -1 वो हमने यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर प्लॉट कर दी। इसी तरह 2 पे +2 और -2 को प्लॉट करना है। लिहाजा 2 पे आपका पॉजिटिव y का 2 ये आ रहा है, ये हमने यहाँ पर इसको प्लॉट कर दिया और नेगेटिव y का 2 आपका ये आ रहा है, यहाँ पर प्लॉट कर दिया। इसी तरह 3 पे आपने +3 को भी प्लॉट करना है और -3 को भी प्लॉट करना है। तो 3 पे आपका +3 ये रहा और 3 पे आपका -3 ये रहा, ठीक है। ये अभी मैंने क्या किया, पॉजिटिव वैल्यूज़ को मैंने प्लॉट कर दिया। इसी तरह अब -1 -x का जो है इसकी जगह आपने +1 को और -1 को प्लॉट करना है। तो ये आपका -1 का x है, इस पे +1 की y की वैल्यू ये आ रही है, ये प्लॉट कर दी और -1 y की वैल्यू ये आ रही है, इसको प्लॉट कर दिया। इसी तरह -2 पे अब +2 और -2 y को प्लॉट करना है। ये आपका -2 x का रहा, इस पे +2 आपका ये आ रहा है, उसको यहाँ प्लॉट कर दिया। नेगेटिव y का 2 ये आ रहा है, उसको यहाँ प्लॉट कर दिया। इसी तरह -3 आपका x का ये आ रहा है, इस पे आपने +3 को प्लॉट करना है और -3 को प्लॉट करना है। -3 पे +3 आपका ये आ रहा है, इसको यहाँ प्लॉट कर दिया और -3 ये आ रहा है, इसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया। उसके बाद आप देखें कि आपकी एक्स के लिहाज से पॉजिटिव और एक्स के लिहाज से नेगेटिव वैल्यूज़ को तमाम को प्लॉट करवाया जा चुका है। ये 3 यहाँ पे नहीं आ रहा,
3 पे 3 ये आ रहा है, ठीक है। तो प्लॉट करवाया जा चुका है। अब इन ग्राफ को आप पॉइंट्स को मिला दें, ये देखें ये इस तरह का बनेगा। देखें ना वाइट बोर्ड पे आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखें इस तरह का ग्राफ आपके पास बन गया है। ये यानी ओरिजिन से 2 लाइंस आपके पास हो रही हैं। अब आप इसका स्ट्रेट लाइन टेस्ट लें, तो स्ट्रेट लाइन टेस्ट के लिए हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये देखें स्ट्रेट लाइन टेस्ट लिया तो इस वर्टिकल लाइन ने इस ग्राफ को एक तो इस पॉइंट पे काटा और एक इस पॉइंट पे काटा, यानी दोबारा से 2 पॉइंट्स पे काट रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन टेस्ट इस ग्राफ को, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एज स्ट्रेट लाइन टेस्ट कटिंग्स द ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स, ठीक है। तो लिहाजा आपका ये वाला जो आपकी कंडीशन है, ये वाला जो आपका कंडीशन है, ये आपकी फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख दें इट्स नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो मैंने तेजी से लिख दिया, बहरहाल आपको मैंने बता भी दिया है। तो यूं आपका क्वेश्चन नंबर 36 भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसमें कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहां से इसको आप कैसे करेंगे कि यहाँ से चूंकि हमने एक वैल्यू अपने से लेट करनी है तो दूसरी निकालनी है ना, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको जब आप मोस्ट सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन बन जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। ये देखें ना ये वाई स्क्वायर है, जब आप x की वैल्यू को एक्स स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और y का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए जब आप अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपने y की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवा दिया। अब इसकी एंट्रीज बनाते हैं। अब यहाँ भी देखें कोई हदबंदी नहीं दी गई, लिहाजा x की वैल्यू आप अपने से जो मर्जी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसी पॉइंट्स नहीं लेने x के, यानी x के ऐसे पॉइंट्स नहीं लेने कि जिनको यहाँ पे पुट करने से आपकी y की वैल्यू इमेजिनरी हो जाए, ठीक है। यानी वो वैल्यूज़ आपने नहीं लेनी। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, तो 9 में से जब आप 100 निकालेंगे तो माइनस में आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है ना, माइनस में ही आंसर चला जाएगा। तो माइनस में आंसर जाने की वजह से आपका जो स्क्वायर रूट होगा वो आपकी इमेजिनरी वैल्यूज़ को शो कर रहा होगा, ठीक है। तो इमेजिनरी वैल्यूज़ जो होंगी वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती हैं, लिहाजा कॉम्प्लेक्स का रियल ग्राफ पे किसी किस्म का कोई काम नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने एक्स की वो वैल्यूज़ लेनी है जो वाई की वैल्यूज़ को इमेजिनरी ना करें, ठीक है। तो अब हम इसकी एक बनाते हैं इसका ग्राफ के लिए कि हम इसकी एंट्रीज़ क्या बना सकते हैं। तो ये देखें ये सारी मैंने वैल्यूज़ ले ली हैं। अब इन वैल्यूज़ को यानी x की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो y की वैल्यू का आपके पास आंसर आएगा प्लस माइनस 3। पुट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल प्लस माइनस 3 ही आंसर आएगा। जब x की वैल्यू आप पॉजिटिव 1 पुट करेंगे x की जगह तो y की वैल्यू का आंसर आपके पास आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8, और ये आपके पास जो पॉइंट में जब आप इसको लिखेंगे तो ये आंसर दे रहा होगा 2.8, ठीक है। तो हम डेसिमल पॉइंट को ही मानेंगे क्योंकि हम अंडर रूट 8 को अगर ग्राफ पे प्लॉट करवाना चाहें तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा, लिहाजा डेसिमल को ही हम यहाँ पर तरजीह देंगे। तो डेसिमल पॉइंट जो इसका बनेगा वो बनेगा प्लस माइनस 2.8। -1 को जब आप प्लॉट करवाएंगे तब भी प्लस माइनस 2.8 ही हमारे पास वैल्यू आएगी। 2 को जब आप x में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा प्लस माइनस 2.2। -2 को पुट करने से भी प्लस माइनस 2.2 ही आंसर आएगा। 3 को जब आप x की जगह पुट करेंगे तो आपके पास y का आंसर आएगा 0, और लाजमी सी बात है -3 को पुट करेंगे तब भी y का आंसर आपके पास 0 ही आ रहा होगा। तो ये है हमारी वो एंट्रीज़। अब इन एंट्रीज़ को हम देखते हैं कि हमारा इन एंट्रीज़ की मदद से ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है। तो अब देखें कि मैंने आपके सामने ग्राफ के लिए कार्टेशियन प्लेन को मैंने बना लिया है। अब देखें कि एक्स पे कह रहा है कि एक्स 0 पे आपने y की वैल्यू पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 को प्लॉट करवाना है। x आपका 0 ओरिजिन पे है, y की वैल्यू पॉजिटिव 3 यहाँ पर इसको आपने ये प्लॉट करवा दिया, और नेगेटिव 3 वो यहाँ पर है, इसको आपने यहाँ पर प्लॉट करवा दिया, ठीक है। इसके बाद x1 पे आपने y की वैल्यू 2.8 पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी प्लॉट करवाना है। x पे 1 आपका पॉजिटिव का ये आ रहा है, y की वैल्यू 2.8 देखें ना, 2.8, 2.1, 2.38, 3 के बहुत करीब जाके यानी यहाँ पे कहीं पे करके होगा, ठीक है। और इसी तरह ये पॉजिटिव में कर दिया और नेगेटिव में भी आपने 3 के बहुत करीब लाके इसको प्लॉट करवा देना है। इसके बाद
एक्स पे आपने 2 पर, ये मैं अभी पॉजिटिव वैल्यूज़ को ले रहा हूँ, नेगेटिव वाली साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ को लेते हैं। तो बहरहाल पॉजिटिव साइड पर 2 पे आपने एक्स के 2 पे आपने 2.2 पॉजिटिव का भी ले लेना है। तो एक्स का 2 आपका ये है, तो 2.2 आपका यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, और 2 पे ही आपने नेगेटिव 2.2 ले लेना है, वो यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा। ठीक है, ये हमने प्लॉट कर दिया। इसी तरह पॉजिटिव 3 पे आपने 0 को प्लॉट कर देना है। तो ये आपके पास पॉजिटिव 3 है एक्स का, इस पे 0 वाई कहाँ पे आ रहा होगा, वो यहीं पे आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करवा दिया है। इसी तरह अब -1 पे -1 एक्स का ये रहा, इस पे आपने +2.8 और -2.8 को प्लॉट करवाना है। तो -1 पे आपका +2.8 यहाँ पे आ रहा होगा, और -1 पे आपका -2.8 यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह अब -2 पे आपने +2.2 और -2.2 को प्लॉट करवाना है। तो -2 पे आपका -2.2 यानी आपका आएगा यहाँ पे करके, और +2.2 आपका आएगा यहाँ पे करके। ठीक है, और आखिर पे आपने -3 पे 0 को प्लॉट करवा देना है, वो आपके पास ये हो जाएगा। तो यूं जब आप इस सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो आपके पास एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ पे सर्कल नहीं बन रहा, यहाँ पे एक मेरे पास ओवल टाइप की शेप आ रही है। तो ज़ाहिर सी बात है, वाइट बोर्ड पे कर रहे हैं, एक्यूरेसी तो आ नहीं सकती। तो जब आप ग्राफ पेपर पर इसको ड्रॉ करेंगे तो मुकम्मल आपके पास एक कंप्लीट सर्कल बन रहा होगा। ठीक है, मुकम्मल सर्कल बन रहा होगा। तो बहरहाल अब ये आपके पास जो ग्राफ बन गया है, इसका आप स्ट्रेट लाइन टेस्ट लें। तो यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करें, बिल्कुल वर्टिकल लाइन 90 डिग्री के एंगल से ड्रॉ करें। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट्स में कट कर रही है, लिहाजा यहाँ पे आप लिख दीजिए कि इट्स नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 37 भी ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 37 की भी मुकम्मल समझ लगी होगी। क्वेश्चन नंबर 38 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि आपके पास जो y की वैल्यू है वो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस x के बराबर है। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया है। तो बहरहाल अब आप देखें कि सबसे पहले ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये वाली, इसकी जो आपको डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो क्या थी कि एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या देती है कि जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू x की वैल्यू जब 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी तब एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पॉजिटिव x ही आंसर देगी, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें नेगेटिव आंसर दे रही होगी। ये है आपके पास इस एब्सोल्यूट वैल्यू की मुकम्मल डेफिनेशन। ठीक है, इसी डेफिनेशन के तहत हम क्या करेंगे, इस y को हम पीस वाइज फंक्शन में चेंज कर देंगे। तो ये आपके पास देखें, जब ये x, तो ये देखें ना, ये आपका ये वाला x जो है ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये इसको नहीं छेड़ना। इस एब्सोल्यूट वैल्यू के x पे ऊपर जब आप x 0 से बड़ा या उसके बराबर ले रहे होंगे, ये देखें ना, 0 से बड़ा या उसके बराबर ले रहे होंगे तो आपके पास x का आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास x का आंसर पॉजिटिव आ गया। ये x और ये x जब आपके पास प्लस होंगे तो क्या आंसर आएगा, 2x। उसके बाद आप देखें कि जब हमने डेफिनेशन में देखा था कि जब आपकी x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको नेगेटिव टर्म शो करती है, लिहाजा ये एब्सोल्यूट वैल्यू आपको वो नेगेटिव x शो करेगी और ये पॉजिटिव x तो इसी तरह रहेगा। अब ये इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, +x और -x का आंसर आपके पास आएगा जस्ट सिंपल 0। ठीक है, तो ये आपका एक पीस वाइज फंक्शन बन गया, इसको आप बेशक रेज कर दें, ये आपका पीस वाइज फंक्शन बन गया है। अब इस पीस वाइज फंक्शन के तहत हम एंट्रीज निकालेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ देखें, इस क्वेश्चन में भी आपके लिए कोई हदबंदी नहीं लगाई गई कि आपने फ़लाँ वैल्यूज़ ही एक्स की चुननी है, नहीं ना लगाई गई। तो यहाँ पे भी आप एक्स की कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। तो मैंने ये देखें 0 -1 +1 +2 -2 +3 और -3 ले लिया है। अब आप देखें कि जब आपके पास x की वैल्यू 0 होगी तो इनमें से कौन सा फंक्शन आएगा। ये देखें, यहाँ पे कह रहा है कि आपने x की वैल्यू 0 से छोटी लेनी है, लिहाजा ये फंक्शन नहीं ना आपका आ रहा होगा। यही आपका आ रहा है कि x की वैल्यू 0 के बराबर हो या बड़ी हो, तब आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए। तो यही आप फंक्शन लेंगे, जब आपके पास x की वैल्यू 0 आएगी तो y का फंक्शन आपके पास आ रहा होगा 2x। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हमें यही बता रही है कि x की वैल्यू 0 पे आप y के लिए 2x इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो y का आंसर भी हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह अब आप -1 को देखें तो -1 आपके पास 0 से छोटी वैल्यू है,
तो x का जब आंसर आपके पास 0 से छोटा आ रहा होगा तो सारे के सारे नेगेटिव टर्म के लिए आपके पास y आपके पास 0 आंसर शो करेगा। ठीक है, तो x की जब आप ये देखें ना, कंडीशन भी आपको यही कह रही है कि जब आपके पास x का आंसर 0 से छोटा आ रहा होगा या x की वैल्यू अगर आप 0 से छोटी ले रहे होंगे तो y का आंसर आपके पास हमेशा 0 आएगा। लिहाजा -1 के लिए भी y 0 होगा, -2 के लिए भी y 0 होगा और -3 के लिए भी y 0 ही होगा। उसके बाद ये 1 जो है ये आपके पास चूंकि पॉजिटिव है तो यही वाले फंक्शन में आएगा, तो 1 पुट करने से आपके पास y का आंसर क्या निकलेगा, y का आंसर निकलेगा 2। ठीक है, इसी तरह 2 पुट करने से आपके पास y का आंसर आएगा 4 और 3 पुट करने से आपके पास y का आंसर आएगा 6। ये है आपके पास एंट्रीज। अब देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है। तो ये देखें आपके सामने मैंने कार्टेशियन प्लेन को बना लिया है। अब देखें कि क्या कहा जा रहा है कि 0 पे आपने 0 को प्लॉट करना है, यानी x भी 0 हो और y भी 0 हो, तो लिहाजा ये ओरिजिन वाली ही कंडीशन बनती है। उसके बाद माइनस वाली टर्म्स को देखें, सबसे पहले ये वाली टर्म और आखिरी वाली ये वाली टर्म। इस पर देखें कि आपके पास माइनस की जब आप x की बात करेंगे, चाहे -1 हो, -2 हो और -3 हो, y आपका हमेशा 0 रह रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि -1 पे आपके पास -1 पे, -2 पे और -3 पे y की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। उसके बाद आप पॉजिटिव वैल्यूज़ को देखते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है कि x की वैल्यू 1 पर आपने y की वैल्यू 2 प्लॉट करनी है, तो x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 2 आपकी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 4 प्लॉट करनी है, तो x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू 4 जो आ रही है वो यहाँ पर कहीं पे आ रही है। इसके बाद x की वैल्यू 3 पर आपने y की वैल्यू 6 प्लॉट करनी है, तो x की वैल्यू 3 ये आ रही है और y की वैल्यू 6 आपकी यहाँ पर आ रही है। लिहाजा ये आपने ज़रा थोड़ी ऊपर हो गई है, थोड़ी नीचे करनी थी। ये आपने 3 पर 6 को प्लॉट कर दिया। लिहाजा आपका जो ग्राफ बनेगा वो आपका ग्राफ बनेगा, एक तो स्ट्रेट लाइन बनेगा और दूसरा चूंकि नेगेटिव टर्म लेने से आपके पास जो y है वो 0 था, लिहाजा ये भी आपका ग्राफ का हिस्सा बनेगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा यहाँ से ऊपर को। ठीक है, अब आप इसका स्ट्रेट लाइन टेस्ट लें, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें वर्टिकली। तो देखें स्ट्रेट लाइन टेस्ट लेने से एक ही जगह पर कट हो रहा है, यहाँ पर भी एक जगह पर कट हो रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें तब भी एक ही जगह पर कट हो रहा होगा। लिहाजा स्ट्रेट लाइन टेस्ट से ये पता चला कि हमारे पास एक ही कटिंग पॉइंट आ रहा है। लिहाजा आप लिख सकते हैं कि इट्स ग्राफ इज़ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं इट्स अ ग्राफ ऑफ खाली फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो यूँ आपका क्वेश्चन नंबर 38 भी ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 39 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसमें कहा जा रहा है फाइंड द फॉर्मूलाज ऑफ द फंक्शन f प्लस जी, एफ जी एंड f ओवर जी वेयर f ऑफ x की वैल्यू आपको दी गई है √x² - 1 और g ऑफ x की वैल्यू आपको दी गई है 1 ओवर √4 - x का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें आपसे कहा जा रहा है कि आपने सबसे पहले f प्लस जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो f प्लस जी आपके पास क्या है, f प्लस जी आपके पास f ऑफ x है। ठीक है, प्लस g ऑफ x है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास f ऑफ x प्लस g ऑफ x है। यहाँ पर आप जस्ट f ऑफ x की और g ऑफ x की वैल्यूज पुट कर दें, ये आपके पास हो जाएगा √x² - 1 + 1 ओवर √4 - x²। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे इसका। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करवाना चाहते हैं तो करवा लें, वरना f प्लस g का आंसर आपके पास यही आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमसे कहा जा रहा है f डॉट जी यानी f मल्टीप्लाई g फाइंड करें। वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है कि f ऑफ x को आपने मल्टीप्लाई करवाना है g ऑफ x से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, ये आपके पास आंसर देगा √x² - 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर √4 - x का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा √x² - 1 डिवाइडेड बाई √4 - x का स्क्वायर। और सबसे बाद में सबसे आखिर में आपसे कहा जा रहा है कि आपने f डिवाइडेड बाय g यानी f ओवर g फाइंड करना है। इसका मतलब आपके पास है कि आपने f ऑफ x को डिवाइड करवाना है g ऑफ x से। ठीक है, तो लिहाजा f ऑफ x को यानी इसकी जगह आप पुट कर दें √x² - 1 और g ऑफ x की जगह पुट कर दें 1 ओवर
4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू बन गई। जब आप इस फ्रैक्शन को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आपके पास यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तब आपके पास डायरेक्ट इसका आंसर आ रहा होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आप कंप्लीट अंडर रूट भी ले सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यूं ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ जी। अच्छा, ये तो मैंने आपको मेन थीम बता दिया कि ये आपके पास एफ प्लस जी आपके पास ये आ रहा है, एफ मल्टीप्लाई जी आपके पास ये आ रहा है और एफ ऑफ जी आपके पास ये आ रहा है। अब आप क्वेश्चन को दोबारा देखें तो क्वेश्चन में आगे आपसे कहा जा रहा है कि आप जब ये सारी की सारी वैल्यूज़ निकाल लें ना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वैल्यूज़ इस तरह निकलेंगी। आगे कहा जा रहा है, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है कि जब आप सारी की सारी वैल्यूज निकाल लें तो ऑल्सो राइट द डोमेन ऑफ द ईच ऑफ डोमेन ऑफ ईच ऑफ दीज फंक्शंस, यानी इन तमाम फंक्शंस की, एफ प्लस जी की, एफ डॉट जी की और एफ डिवाइडेड बाय जी की, इनकी आपने डोमेन भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसकी डोमेन क्या है। डोमेन के लिए मैं सिर्फ ये एफ प्लस जी, एफ डॉट जी और एफ ऑफ जी, एफ ओवर जी की वैल्यूज लिखूंगा, बाकी मैं सारा का सारा रेस कर दूंगा। तो ये देखें कि मैंने आपके सामने एफ प्लस जी, एफ मल्टीप्लाई जी और एफ ओवर जी की वैल्यूज़ लिख दी हैं। बहरहाल अब हमसे कहा जा रहा है कि इन तमाम की ईच डोमेन फाइंड करें। ठीक है ना, ईच ऑफ द फंक्शंस की, एफ प्लस जी की, एफ मल्टीप्लाई जी और एफ ओवर जी की डोमेन फाइंड करें। तो डोमेन के लिए मैंने आपको गालिबन लेक्चर नंबर 3 था जिसमें आपसे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 1.1 के जो पेज नंबर 1 पे लास्ट क्वेश्चन दिए मैं ना, उसमें आपसे कहा जा रहा है डोमेन फाइंड करें। उसमें मैंने आपको टोटल डोमेन निकालने का तरीका बताया था कि आपने वो वैल्यू सेलेक्ट नहीं करनी जो आपकी फंक्शन को अनडिफाइंड कर रही हों। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपके फंक्शन को अनडिफाइंड कर रही हैं। तो यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यूज़ ले आया या छोटी वैल्यूज़ ले आया, यानी यहाँ पे अगर मैं ऐसी वैल्यूज़ पुट कर दूँ जो मेरे फंक्शन को यानी अंडर रूट में माइनस ले आएँ, ठीक है, और मेरा अंडर रूट कम्प्लेक्स बन जाए, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मैंने वो वैल्यूज़ डोमेन में नहीं लेनी। बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो एक्स की जगह पुट करें और हमारे पास आंसर डिफाइंड आ रहा हो, वो वैल्यूज़ हमारे डोमेन का हिस्सा होंगी। यहाँ पर भी यही काम करेंगे, यहाँ पर भी यही काम करेंगे और यहाँ पर भी यही काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात समझें कि जितने भी आपके पास फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और या फिर सॉरी 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो, ये प्लस में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में सारे के सारे फंक्शन अंडर रूट के अंदर आ रहे हैं। यहाँ से आपको ये पता चला कि प्लस की डोमेन हो, मल्टीप्लाई की हो या डिवाइड की हो, उसकी डोमेन आपकी सेम निकलेगी। ठीक है, क्यों सेम निकलेगी? क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है वो सारे के सारे एक ही क्वांटिटी के फंक्शन हैं, अंडर रूट के अंदर ही सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो बहरहाल देखें कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पर 4 की बड़ी वैल्यू पुट कर दूं, यानी ऐसी वैल्यू पुट करूं कि उसका स्क्वायर लेने से 5 आ जाए, यानी ऐसी वैल्यू जो 4 से बड़ी आ जाए, तो मेरे पास देखें ये वो मेरे पास अगर 4 से बड़ी वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? -1। लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। तो मैं ऐसी वैल्यूज़ नहीं लूँगा जो मेरे पास 4 से या 1 से बड़ी या छोटी आ रही हो, जिसकी वजह से अंडर रूट माइनस में जाने का खदशा हो और जिसकी वजह से मेरा सारा का सारा फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो रहा हो। लिहाजा वो वैल्यूज़ मैंने नहीं लेनी। तो देखें कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपने जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। अगर मैं 2 की जगह 3 पुट करूँ तो 3 का स्क्वायर लेने से मेरे पास 9 आंसर आएगा, और अगर मैं 4 माइनस 9 करूँ तो मेरे पास अंडर रूट नेगेटिव में चला जाएगा। लिहाजा यहाँ से पता चला कि अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर में हम 2 से बड़ी वैल्यूज़ नहीं ले सकते। ठीक है, 2 से अगर बड़ी वैल्यूज़ लेंगे तो उसका आंसर हमारे पास नेगेटिव में चला जाएगा। अब बात करते हैं इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की। इसमें भी अगर देखा जाए कि अगर मैं x की जगह 1 लूँ तो मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ से पता चल रहा है कि मैं तमाम की तमाम वैल्यूज़ इसके डोमेन में ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसी वैल्यू ले ली जो 1 से छोटी हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 ले लूँ, 0 का स्क्वायर वो भी 0 माइनस 1, तो ये मेरे पास अंडर रूट -1 वाली कंडीशन बन रही है। लिहाजा ये मेरे पास, अगर तो मैं x की जगह 0 ले लूँगा तो वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, वो मेरे फंक्शन को कॉम्प्लेक्स कर रहा है। तो लिहाजा इस फंक्शन में मैंने 4 से बड़ी नहीं लेनी, सॉरी 2 से बड़ी नहीं लेनी, और इससे मैंने 1 से छोटी नहीं लेनी। लेकिन 1 से छोटी एक ख़ास कीमत यानी 0 नहीं लेनी, बाकी 1 से छोटी ले सकते हैं।
ठीक है। तो बहरहाल इन तमाम फंक्शंस की आपके पास जो डोमेन बनेगी वो आपके पास बन रही होगी कि -2 से आपने -2 जो होगा वो तो शामिल होगा, लेकिन -2 से छोटी वैल्यूज़ इसके लिए -1 तक, क्योंकि -1 के आगे 0 आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर क्लोज लिया है। और उसके बाद 1 से +2 उस पे ओपन इंटरवल और इनका यूनियन। यहाँ से ये पता चल रहा है कि आप -1 से बड़ी जो आ रही है 0 वो आप इसके लिए नहीं ले सकते, और यहाँ से ये पता चल रहा है कि 2 से आगे जो जा रही है 3 वो आप इसके लिए नहीं ले सकते, और इनका यूनियन। ये आपकी इसकी डोमेन है, और यही आपकी इस फंक्शन की डोमेन होगी, और यही आपकी इस वाले फंक्शन की डोमेन होगी। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 39 की भी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है फाइंड फॉर्मूलाज ऑफ एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी है √x³ -3 एंड जी ऑफ एक्स की आपको वैल्यू दी है x² + 3। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात देखें कि आपको स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बुक का जो आंसर आपको दिया गया है वो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन ये आपका दुरुस्त नहीं दिया गया, ठीक है। क्योंकि अगर आप आंसर को देखें तो ये फंक्शन आपका आंसर के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। अगर आपने बुक के मुताबिक आंसर निकालना है तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है इसमें x³ की जगह आपको x² दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप गलती को नोट कर लें कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है इसका √x³ की जगह x² दिया गया है। अगर आप ये गलती को नोट कर लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल बुक की तरह हूबहू निकलेगा, ठीक है। और अगर आप गलती को नहीं देखते, आपका फॉर्मेट सारा ठीक है, तो आपका जवाब को भी दुरुस्त कंसीडर किया जाएगा। बहरहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे आपने एफ ओ जी और जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। ये आप एंटर में भी करके आ चुके हैं। बहरहाल इसको देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। अच्छा, ये मैंने आपके सामने लिखा है एफ ओ जी, इसको फोग नहीं पढ़ना। ये आपको बता रहा है कि आपने फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स लेना है वो आपने जी ऑफ एक्स के विद रिस्पेक्ट लेना है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने एफ ओ जी ऑफ एक्स लेना है, यानी फंक्शन एफ आपने जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट लेना है, ठीक है। यानी फंक्शन एफ में जहां जहां एक्स आ रहा होगा वहां पे आपने जी ऑफ एक्स को पुट करना है। तो सबसे पहले इसी को फाइंड करते हैं। एफ ओ जी का मतलब आपके पास होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, वो है √x² - 3 √x का स्क्वायर -3, ठीक है। तो जहां पे आपका एफ ऑफ एक्स में x आ रहा होगा वहां पे आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे x आ रहा है, x की जगह आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू वो है आपके पास x² + 3, इसको पुट कर देना है -3। इसी तरह अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा लें। यहाँ पे आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x⁴ + 6x² + 9 - 3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा x⁴ + 6x + 6। ये आ गया आपका एफ ओ जी, यानी एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका देखें ना क्यूब होता यहाँ पर, तो इसका क्यूब लेते तो देखें बुक के मुताबिक आपका आंसर नहीं निकलता, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने इसका आंसर बुक के मुताबिक निकाल लिया है। तो एफ ऑफ जी तो हमने फाइंड कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसका जी ऑफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे। अब देखें जो जी ओ एफ है ना आपका, इसका मतलब है कि अब आपने जी लेना है विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आपने जी लेना है विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स, यानी अब आपने उल्ट काम करना है कि आपका जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है, जी ऑफ एक्स में जहां एक्स की वैल्यू आ रही होगी वहां पे अब आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो इसको करते हैं। ये आपके पास बन जाएगा जी ओ एफ का मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स आपके पास है x² + 3। मैंने अभी आपको बताया है कि जहां आपके पास जी ऑफ एक्स में x आ रहा होगा वहां पे x की जगह अब आपने f ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो ये देखिए ये आपके पास है x का स्क्वायर, लिहाजा आप यहाँ पर f ऑफ एक्स की वैल्यू जो है आपके पास √x² - 3 उसका स्क्वायर लेंगे +3। इसी तरह अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया, बाकी आपके पास बच जाएगा x² - 3 + 3। ये 3 इस 3 से कट गया, आपके पास आ गया x²। ये आ गई आपकी जी ऑफ एफ की वैल्यू।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40 और उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 40 भी मुकम्मल समझ आया होगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 का मुकम्मल इख्तिताम होता है और जो हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको इस बुक के तमाम क्वेश्चंस को हल करवाया करेंगे, तो उसको हमने एक्सरसाइज 1.1 की सूरत में तमाम क्वेश्चंस करवाकर पहला वादा वफा किया। बहरहाल यानी अगली एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो होगी एक्सरसाइज 1.2, उसके भी हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और पूरी डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने हमसे डिटेल से समझने के साथ साथ कंसेप्ट के साथ साथ पढ़ना है, वो हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन एचडी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। ठीक है, और जिन बच्चों ने मुकम्मल डिटेल से नहीं भी समझना, वो भी चूँकि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन बच्चों के लिए भी हम एक एक क्वेश्चन को हल करवाते हैं। बहरहाल आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन एचडी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप सब तक आसानी से पहुँचती जाएँ और आपकी तलीमी सरगर्मियों में किसी किस्म की रुकावट पैदा ना हो। बहरहाल अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला एक्सरसाइज 1.2 के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।